हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आपके अपने प्यारे से जो चैनल है, आपका अपना परिवार है गोल्डन एजुकेशन हब पर, तो सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए साथियों, अपने जो समास टॉपिक चल रहा था उस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखते हुए अब हम उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमने समास के बारे में कल पढ़ा, समास में हम पढ़ रहे थे, हमने अव्ययी भाव समास है वो पढ़ा और उसी को आज हम कंटिन्यू बनाए रखते हैं और उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो आगे चलिए, आगे जहाँ से कल हमने छोड़ा है वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हुए, तो इसके बारे में मैं कल आपको बता रही थी कि समास के कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। अव्ययी भाव समास है वो 3 प्रकार से होता है। एक में प्रथम पद प्रधान अव्यय होता है, दूसरे में अंतिम पद अव्यय होता है तथा तीसरा हमने देखा था कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जो या तो द्वित्व होते हैं वो वाले या पुनरुक्त वर्ण होते हैं वो वाले, तो ये हम देखे थे। अब उसके बाद में साथियों आगे हम चलते हैं और आगे अपना जो क्रम है वो बनाए रखते हैं। तो उसके बाद में अब हम आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हम देखेंगे सामासिक पद, सामासिक पद, सामासिक पद। जो सामासिक पद है वो 3 प्रकार के होते हैं। सामासिक पद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी इनके 3 प्रकार होते हैं। तो सामासिक पद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण, विशेषण, और तीसरा होता है क्रिया। संज्ञा, विशेषण या क्रिया। अब देख, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। देखिए साथियों, सामासिक पद है वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सामासिक पद कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ये पूछा जाए कि सामासिक पद 3 का कौन सा प्रकार नहीं है, तो 3 तो ये दे दे और अन्य दे दे। तो ये जो तीनों है ये तो सामासिक पद के प्रकार है, लेकिन साथियों जो क्रिया, क्रिया व सर्वनाम, क्रिया व सर्वनाम, तो जो क्रिया और सर्वनाम है ये सामासिक पद के प्रकार नहीं है। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि क्रिया व सर्वनाम है वो सामासिक पद के प्रकार नहीं है। उसके बाद में आगे देखिए, नोट लगाकर लिखेंगे, नोट, नोट, नोट लगाकर लिखेंगे कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव सामासिक पद, अव्ययी भाव सामासिक पद, अव्ययी भाव सामासिक पद प्राय, प्राय क्रिया विशेषण, प्राय क्रिया विशेषण, प्राय क्रिया विशेषण होते हैं, प्राय क्रिया विशेषण होते हैं। यानी अव्ययी भाव जो समास हम पढ़ रहे थे, तो अव्ययी भाव सामासिक पद है वो प्राय क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विशेषण पद, विशेषण पद, विशेषण पद आकारांत होने पर, विशेषण पद आकारांत होने पर, विशेषण पद आकारांत होने पर ही बदलते हैं, अकारांत नहीं बदलते हैं, बदलते, विशेषण पद आकारांत होने पर ही बदलते हैं, एकारांत, एकारांत नहीं बदलते, एकारांत नहीं बदलते। यानी जिस शब्द के अंत में आ होगा उसका रूप परिवर्तन होगा, जिस शब्द के अंत में ए होगा या अकारांत होगा उसका रूप नहीं बदलेगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला समास हम देखेंगे तत्पुरुष समास। अगला समास हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास में क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम देखें, इसमें क्या होगा? दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास में होता है दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट इसका हम देखेंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास या सामासिक, तत्पुरुष सामासिक पदों में,
तत्पुरुष सामासिक पदों में विभक्ति, तत्पुरुष सामासिक पदों में विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों, विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का लोप होता है। अगला है कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर, कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास, कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं इनके 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इनके 6 प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो जाएगा करण तत्पुरुष, तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, फिर उसके बाद में चौथा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, नेक्स्ट हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास के है वो प्रकार है कारक के आधार पर। अब जैसे मान लीजिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए शरणागत, तो शरणागत का हो जाएगा शरण को आगत, फिर उसके बाद में है विदेशगत का हो जाएगा विदेश को गत, फिर उसके बाद में है देश गमन का हो जाएगा देश को गमन, फिर उसके बाद में है स्वर्ग प्राप्त का हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें अगला हो जाएगा प्राप्तोदक का हो जाएगा प्राप्त उदक को प्राप्त, प्राप्तोदक हो जाएगा उदक को प्राप्त, फिर उसके बाद में आकाशोन्मुख का हो जाएगा आकाश को उन्मुख का हो जाएगा आकाश को उन्मुख का हो जाएगा आकाश को उन्मुख, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, चिड़ी को मारने वाला, और इसी तरह से ये जो तत्पुरुष समास है इसके कारक के बेस पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद में है जलेबी चोर, जलेबी को चोरने वाला, कठफोड़वा जलेबी चोरने वाला, फिर उसके बाद में है कठफोड़ा का हो जाएगा काठ को फोड़ने वाला, फिर है कठखुदवा काठ को खोदने वाला, तुलसी कृत कठखुदवा का काठ को खोदने वाला, फिर उसके बाद में है तुलसी कृत का हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, फिर उसके बाद में है तुलसी के द्वारा कृत, फिर है माघ प्रणीत, और माघ प्रणीत का हो जाएगा माघ में प्रणीत, फिर नेक्स्ट है कालिदास रचित का हो जाएगा कालिदास के द्वारा रचित। तो इस तरह से रहेंगे। फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और देखिए, जैसे रोगग्रस्त का हो जाएगा रोग से ग्रस्त, बाढ़ पीड़ित का हो जाएगा बाढ़ से पीड़ित या बाढ़ के द्वारा पीड़ित, विद्या के लिए विद्यालय, फिर है घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, वो हो जाएगी घुड़सवाल। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखें सेवानिवृत्त का हो जाएगा सेवा से
निवृत्त, सेवानिवृत्त का हो जाएगा सेवा से निवृत्त। उसके बाद में है नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कुशल शब्द है, कुशल, ये जो कुशल शब्द है ये कुशल शब्द विशेषण में, अगर कुशल है तो ये विशेषण हो जाएगा, अगर कौशल है, कुशल है तो विशेषण हो जाएगा, कौशल है तो ये संज्ञा में आ जाएगा, कौशल में होने पर ये संज्ञा में आ जाएगा। इस तरह से अब जैसे मान लीजिए कि युद्ध में कुशल, युद्ध में कुशल, यहाँ पर तो ये क्या है, विशेषण है। और अगर हम देखें युद्ध कौशल, युद्ध कौशल, युद्ध कौशल, तो युद्ध कौशल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है, यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। तो कुशल है वो हमेशा विशेषण आएगा, जबकि कौशल है वो क्या आएगा, संज्ञा आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो, जैसे मान लीजिए वाक्पटु, वाक्पटु, इसका हो जाएगा वाक में पटु, वाक्पटु का हो जाएगा वाक में पटु। फिर है वाक्पटुता, वाक्पटुता, और ये हो जाएगा वाक की पटुता, वाक की पटुता। फिर नेक्स्ट है हरफनमोला, 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 हरफनमोला का हो जाएगा हरफन में है जो मोला, हरफन में है जो मोला। नेक्स्ट है हरफन में है जो मोला, उसे हम क्या कहेंगे, हरफनमोला। उसके बाद में जैसे मान लो वागदान, 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 तो वागदान का हो जाएगा वाक का दान, वाक का दान, और इसे हम कह सकते हैं सगाई। फिर उसके बाद में है वागदत्ता, और वागदत्ता का मतलब होता है वाक के द्वारा, वाक के द्वारा, वाक के द्वारा दत्त, वाक के द्वारा दत्त, और इसका अर्थ हो जाता है जिसकी सगाई हो, जिसकी सगाई हो, उसे हम हो गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, वागदत्ता। सागदान, साग के लिए दान। फिर उसी प्रकार पीक दान, पीक के लिए दान, और ब्राह्मण दान का हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दान, ब्राह्मण के लिए दान क्या हो जाएगा, ब्राह्मण दान। अन्नदान, अन्न का दान। फिर उसके बाद में विद्यादान, विद्या का दान। परम दान, परम है जो दान। फिर उसके बाद में है वास, जैसे मान लीजिए वन में वास, वास शब्द है, इससे बनने वाले शब्द अगर हम देखें वास, वास में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए में या बसना, में या में बसना, ये हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आवास, आवास, छात्रावास, वासी, ग्रामवासी, के वासी, गांव के वासी, देश के वासी, रनिवास, रानियों के लिए वास, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। इस तरह से वनवास, वन के लिए वन में वास। तो ये शब्द है, इस तरह से वो क्या बना देते हैं, समास बना देते हैं। उसके बाद में है, जैसे मान लीजिए भक्त शब्द है, उसके साथ में काके की संबंध कारक आएंगे, जैसे पितृ भक्त, पितृ की भक्ति। फिर उसके बाद में है पितृभक्ति वाचक संज्ञा, और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं रचना के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। अब अगला हम पॉइंट देखेंगे रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तत्पुरुष, रचना के आधार पर तत्पुरुष समास, रचना के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, रचना के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। तो रचना के आधार पर तत्पुरुष समास कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। रचना के आधार पर तत्पुरुष समास सबसे पहला होता है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। दूसरा होता है उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष।
उसके बाद में तीसरा होता है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। चौथा होता है लुप्त पद, चौथा होता है लुप्त पद तत्पुरुष। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे जो नए तत्पुरुष है उसके बारे में देखेंगे। तो नए तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए ए, अन, अन, न, ना, यानी ये जो होंगे ये क्या होंगे, नहीं अर्थ, नहीं अर्थ देने वाले, नहीं अर्थ देने वाले, यानी ये नहीं अर्थ देने वाले होंगे। और इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी इसी तरह से बने होंगे। अब जैसे मान लीजिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें, तो जैसे मान लो अज्ञान, अज्ञान। अब अज्ञान का हो जाएगा न ज्ञान, न ज्ञान या ज्ञान नहीं। फिर उसके बाद में दूसरा है अनावश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक का हो जाएगा न आवश्यक, न आवश्यक या आवश्यक नहीं, न आवश्यक या आवश्यक नहीं। फिर उसी तरह से अनजान, अनजान, अनजान का हो जाएगा न जान, अनजान का हो जाएगा न जान या जानने वाला नहीं, जानने वाला नहीं। फिर उसके बाद में नालायक, नालायक, नालायक में हो जाएगा लायक नहीं, नालायक में हो जाएगा लायक नहीं। नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक में हो जाएगा जिनकी वेदों, जिनकी वेदों व ईश्वर, जिनकी वेदों व ईश्वर को न मानने वाला, वो क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। अब देखो अगर न तत्पुरुष विकल्प में न हो तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगर जैसे मान लीजिए ये जो नास्तिक शब्द है, ये नास्तिक शब्द है, इसके लिए अगर नए तत्पुरुष या तत्पुरुष शब्द ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका उत्तर क्या मानेंगे, बहुव्रीहि समास को मानेंगे। अगर ये ऑप्शन में ही तत्पुरुष समास नहीं है, नए तत्पुरुष या तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं है, तो नास्तिक शब्द के लिए हम किसको मानेंगे, उत्तर सही आंसर क्या मान लेंगे, बहुव्रीहि समास को मान लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं उपपद तत्पुरुष, जो अगला हमारा प्रकार है वो देखेंगे उपपद तत्पुरुष, उपपद, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। अब ये जो उपपद तत्पुरुष है इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा पद पूर्ण पद न होकर उपपद होता है। इसमें, इसमें दूसरा पद, दूसरा पद पूर्ण पद, दूसरा पद पूर्ण पद न होकर, पूर्ण पद न होकर उपपद होता है। दूसरा पद पूर्ण पद न होकर उपपद होता है। अगला है उपपद से तात्पर्य, उपपद से, उपपद से तात्पर्य है, उपपद से तात्पर्य है कि जिसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से न हो, जिसका, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग वाक्य में, जिसका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से न हो, स्वतंत्र रूप से न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें, तो इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लीजिए जलद, इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लीजिए जलद, जलद, जलज, नभचर, नभचर, जलज, जलद, नभचर। और जैसे मान लीजिए जलचर, जलचर, यानी ऐसे जो शब्द होंगे जिनमें एक पद क्या होगा। अब जैसे मान लो ये देखो जल प्लस द, ये जो द है ये क्या है, उपपद, यानी ये अकेला वाक्य में नहीं आ सकता, ये इस पर डिपेंड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपपद। तो अगर यहाँ पर इसमें भी यही कंडीशन है कि यदि ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में उपपद न दिया हो तो,
उपपद न हो तो हम सही आंसर में क्या करेंगे, बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन में उपपद नहीं हो तो हम क्या करेंगे, बहुव्रीहि मार्क करके आएंगे, है ना। तो सभी साथी इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष। अलुक अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अब देखिए साथियों, ये जो अलुक तत्पुरुष होता है ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसे सामासिक पद, ऐसे सामासिक पद जिनमें ऐसे सामासिक पद जिनमें प्रथम पद, जिनमें प्रथम पद, प्रथम पद की विभक्ति, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष कहते हैं। यानी ऐसे सामासिक पद जिनमें प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कैसे, खग, खग और एक हो जाएगा खेचर, खग और खेचर। तो देखते हैं खग का क्या होगा, ख में गमन करने वाला, ख में गमन करने वाला, ख में गमन करने वाला। दूसरा है खेचर, और खेचर का भी हो जाएगा कि खे में चलने वाला, खे में चलने वाला, खे में गमन करने वाला या खे में चलने वाला। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएंगे, अलुक तत्पुरुष। यानी ये ऐसे सामासिक पद होंगे जो प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए खेचर है तो वो खे ही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, विश्वम्भर, विश्व में भरने वाला। उसके बाद में थानेदार, थाने का दार, और चूहे दानी, चूहे की दानी। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे चौथा जो भेद होता है वह होता है लुप्त पद। चौथा होता है लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें केवल विभक्ति, इसमें केवल विभक्ति चिन्ह, इसमें केवल विभक्ति चिन्ह का ही, विभक्ति चिन्ह का ही लोप नहीं होता। इसमें केवल विभक्ति चिन्ह का ही लोप नहीं होता, बल्कि एक पद समूह का लोप हो जाता है, बल्कि एक पद समूह का लोप, पद समूह का लोप हो जाता है। यानी यहाँ पर केवल विभक्ति का लोप नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, पूरे समूह का ही लोप हो जाता है। तो पूरे समूह का लोप है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे साथ पास में शब्द है रेलगाड़ी, हमारे पास में शब्द क्या है, रेलगाड़ी, और अगर इसका हम विग्रह करें तो हो जाएगा रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो अब इसमें साथियों हमने देखा कि ये पूरा जो शब्द पद समूह है इसका लोप हो गया, और इसको हमने पास लाकर बिठा दिया, और हमारा जो शब्द बना हुआ है क्या बन गया, रेलगाड़ी बन गया। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी, 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 मधुमक्खी का हो जाएगा मधु के को एकत्र, मधु को एकत्र करने वाली, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। फिर है गुड़धानी, गुड़धानी, गुड़धानी का हो जाएगा गुड़ में मिली हुई, गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। फिर उसके बाद में है घृतान्न, घृतान्न, घृतान्न का हो जाएगा घृत मिश्रित, घृत मिश्रित अन्न, घृतान्न का हो जाएगा घृत मिश्रित अन्न, या घृत से पका अन्न, या हो जाएगा घृत से पका अन्न। फिर उसके बाद में है दही बड़ा, दही बड़ा,
दही बड़ा का हो जाएगा दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा। फिर हो जाएगा पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की का हो जाएगा पवन से चलने वाली, पवन से चलने वाली चक्की। देखिए साथियों, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको और बता दूं। सौर ऊर्जा, जैसे सूर्य से बनने वाली ऊर्जा। कृषि भवन, कृषि के लिए भवन। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। फिर उसके बाद में अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस। फिर उसके बाद में है पर्णकुटी, तो पर्ण से बनी हुई कुटी। पनडुब्बी, जो पानी के अंदर डूबकर चलती है उसे हम कहते हैं पनडुब्बी। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान। और पन बिजली यानी पानी से बनने वाली बिजली। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कल अगला नेक्स्ट से जो हम समास का अगला प्रकार है वो देखेंगे, और समास का अगला प्रकार हो जाएगा द्विगु समास। तो कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। तो सभी साथी इस प्यारे से सेशन को देखें, सीखें, एंजॉय करिए। सभी साथी ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो सेशन को पहली बार देख रहा हो, सेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सभी साथियों का हार्दिक आभार। और सभी साथियों को और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारा जो सेशन है वो कैसा लगा। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अपनी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। सभी साथियों का जो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फैलाएं। तो सभी साथियों को धन्यवाद। और अगला सेशन हम लेकर आएंगे आपके सामने। इसी हमारा जो समाज टॉपिक है इसको कंटिन्यू बनाते हुए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगली क्लास में लेकर आएंगे द्विगु समास। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। तो आज के लिए इतना ही। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी साथी ध्यान रखें। थैंक